हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपना फोर्थ लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं और ये कितनी होती है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स के एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर प्रेजेंट एक ऐसा फील्ड होता है, अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी इस फील्ड में एंटर करती है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। मतलब मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के चारों ओर एक इमेजिनरी फील्ड है चारों ओर, और अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी इस फील्ड में एंटर करती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो इसी इमेजिनरी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करती है, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस वजह से लगाता है, क्यों लगाता है, ऐसा क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने 10th क्लास में 100% स्टडी किया होगा। तो सेम इस चैप्टर के अंदर भी एक टॉपिक है ऐसा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, थोड़ा सा आईएन के बारे में जान लेते हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच आर प्रेजेंट अराउंड एनी चार्ज बॉडी। किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर उपस्थित कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है। अच्छा, कैसी होती है जी इमेजिनरी लाइंस और कैसे बनती है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखा कोई अल्फा पार्टिकल है जिसपे अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल को जैसे मैं यहाँ पे रख के छोड़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, ये अल्फा पार्टिकल रिपेल, ये बॉडी इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल करना शुरू कर देती है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और ये बड़ी बॉडी है, तो ये छोटे पार्टिकल को रिपेल करना शुरू कर देती है, इस पे फोर्स लगाती है और ये पार्टिकल इस तरीके से चलना शुरू कर देता है। ओके, चलिए अब इस पार्टिकल को अगर मैं यहां पर रखकर देखता हूं और इसको फ्री कर देता हूं, तो फ्री करते ही ये किधर चलना स्टार्ट हो जाता है? इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पर इसको रखता हूं पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, फिर ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। यहां पर रखता हूं तो ये इधर चलना स्टार्ट कर देता है। यहां रखता हूं भाई साहब तो इधर चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है? ये वो रास्ता है, वो पाथ है जो चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए वो चलना शुरू कर देता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वो चलना शुरू करेगा। सो गाइस, जिस रास्ते से वो जाता है, द पाथ which is followed by charge particle inside electric field is called, this path, this imaginary path जिससे वो चल के जा रहा है, this is called electric field lines। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी पाथ विच इज फॉलोड बाय एनी चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल जो रास्ता फॉलो करता है, दैट रास्ता नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और चार्ज बॉडी इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है। कैसे लगाती है? मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है। अब देखना ध्यान से, मैं अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ता हूँ और इसको फ्री कर देता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ये यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और कहाँ चला जाता है? नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करती है। यहां से इसको ड्रॉप करता हूँ भाई साहब, तो ये इधर जाना, ऐसे सीधा स्ट्रेट रिपेल किया,
इधर से इस भाई साहब ने इशारा किया, क्या इधर आ जा भाई, तो ये तुरंत अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट करना शुरू कर देता है और यहां आ जाता है, राइट। तो आपने देखा होगा डायग्राम के अंदर ये जो कर्व बने होते हैं ना, ये कर्व कैसे बनते हैं, ये वो रास्ता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक बात याद रखना हमेशा, जब भी किसी सरफेस से एग्जिट होती है ना, मान लीजिए सरफेस है, तो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी हमेशा 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए कितना एंगल बन रहा है सरफेस के साथ 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना एंगल बन रहा है भाई सरफेस के साथ 90 डिग्री। तो यहाँ पे सरफेस से जब निकलेगी तब भी 90 डिग्री के एंगल पर एग्जिट होगी, और सरफेस में जब एंटर करेगी तो भी कितना एंगल मेंटेन करेगी सरफेस के साथ 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या लगेगा भाई साहब, फोर्स लगेगा, राइट। दोनों के बीच में फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज्यादा संख्या क्या कहलाती है, ये कहलाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बहुत ज्यादा है, और ताकत को क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है, या किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, उनकी ताकत को, उनकी काउंटिंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ताकतवर है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको मेजर कैसे करना है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, राइट, ये फिक्स्ड बॉडी है अपनी, और हमें पता है इसके चारों ओर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मालूम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत जाहिर सी बात है, ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आपके अकॉर्डिंग किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सबसे ज्यादा होगी? यस, डेफिनेटली पॉइंट बी पर। लेकिन कितनी होगी, कैसे निकालें? इसका सॉल्यूशन क्या है, पॉइंट ए पर 1 कूलम चार्ज रखकर देखिए, कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम। तो पॉइंट ए पर जब हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे बॉस, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, राइट। तो ये फोर्स लग रहा है F न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है हमारा, राइट, 1 कूलम चार्ज पे। तो इस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ए पर 1 कूलम चार्ज रख के देखेंगे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पर कोई बात नहीं जी, पॉइंट बी पर भी 1 कूलम चार्ज रखेंगे और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी की इंटेंसिटी अलग होगी, पॉइंट ए की इंटेंसिटी अलग होगी, क्योंकि फोर्स अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट सी पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, कितनी है। मैंने यहां पर Q कूलम चार्ज रखा और Q कूलम चार्ज पे मैंने क्या देखा, फोर्स लग रहा है F न्यूटन। कितना भाई, F न्यूटन। देखिए ध्यान से, Q कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगा, F न्यूटन। तो 1 कूलम पे कितना लगेगा, F बाई Q। वेरी नाइस, F बाई Q, इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 यूनिट चार्ज द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इज इक्वल टू F बाई Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है इसके पास। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F बाई Q। ओके, इसकी डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन along to the force,
अलोंग टू द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, जिधर फोर्स होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यूनिट क्या बनेगी भाई साहब? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। साथ के साथ इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या बनेगा? फोर्स का डायमेंशन mL/t-2 और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है भाई? AT। तो क्या करेंगे? AT को ऊपर ले आइए आप, तो क्या बन जाएगा? mL/t-3A-1। तो ये क्या आ गया इसका डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन यूनिट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट की होती है, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए और उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को रख के देखेंगे, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। तो जिसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? E = F/Q, और इसकी यूनिट निकाल ली हमने, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ और अच्छी अच्छी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड बॉडी। मेरे पास एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है Q। ये एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कितना चार्ज है भैया? कैपिटल Q। ठीक है जी। और यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी कितनी है। तो क्या करेंगे? मुझे पता है, यहां पर मैं क्या करता हूं, Q कूलम चार्ज को रखकर देखता हूं। Q कूलम चार्ज मैंने रखा और ये Q कूलम चार्ज मुझे पता है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, राइट। ये क्या है? फोर्स। ओके, तो ये कैपिटल Q चार्ज है, यहां पे स्मॉल q चार्ज है और फोर्स कितना लग रहा है? F। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? E = मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट पॉइंट P अपॉन में चार्ज, क्योंकि डेफिनेशन क्या थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। और चार्ज कौन सा? ये चार्ज से डिवाइड नहीं करना, इसी चार्ज से डिवाइड करना है जो यहाँ पे पॉइंट P पे रखा हुआ है। ओके गाइस, तो फोर्स निकालेंगे एट पॉइंट P, बट फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज। इस कैपिटल Q की वजह से पॉइंट P पे स्मॉल q पे जो फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। तो F = 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, Q1 Q2। तो Q1 हमने कैपिटल Q मान लिया, Q2 का क्या मान लिया हमने? स्मॉल q, अपॉन में r²। तो F की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारा फोर्स का, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी? E = F की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r² अपॉन स्मॉल q। Q से Q कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = 1/4πε0 Q upon r²। This is the formula of electric field intensity at any point. ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से कुछ रिलेशन मेंटेन करते हैं। हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना 1/4πε0 Q अपॉन r²।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉस। मतलब चार्ज बॉडी से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, ये पॉइंट P है, यहाँ पे इंटेंसिटी E है और ये डिस्टेंस है R। अगर मैं इस डिस्टेंस को 2R कर दूं, कितना कर दूं भाई, 2R, तो यहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी मालूम है? डबल कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो कितनी बचेगी? E/4 न्यूटन पर कूलम। यहां थी E न्यूटन पर कूलम, यहां बच जाएगी E/4 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम डिस्टेंस को डबल करेंगे वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, जितना नजदीक आएंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा होगी और यहां तो मैक्सिमम होगी, राइट? तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा वो भी हम आगे जाके फाइंड आउट करेंगे जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे। उसमें अलग अलग केस लेंगे कि होलो मेटालिक स्फीयर पे ग्राफ कैसा बनेगा। अभी तो पॉइंट चार्ज का देख लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के रिलेशन में कैसे वेरी करती है। चलिए उसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ये है डिस्टेंस और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज के नजदीक ये क्या होती है? मैक्सिमम, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ। पॉइंट चार्ज के नजदीक मैक्सिमम, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कम होती चली जाएगी इस रिलेशन के हिसाब से। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे वो भी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट डायमेंशन हो गई, इसका रिलेशन क्या है ये भी हो गया। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जो ट्रिक लगेंगी वो यूज कर लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हर पॉइंट पर एक जैसा, जिसकी स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे एक जैसी हो, राइट? जैसे कि ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। ये स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज बॉडी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है। तो देखिए मैं एक छोटा सा एरिया लेता हूं और यहां मैंने क्या देगा, इस एरिया में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पर सेम इसी एरिया में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां पर उसी एरिया में एक, यहां पर भी एक, आप यहां बना लो इतना ही एरिया, आप यहां बना लो, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी। मतलब एक यूनिट एरिया मैंने डिसाइड किया और वो यूनिट एरिया जगह जगह रख के देखा कि इस एरिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में यहाँ पे एक, मैं इसको यहाँ करूंगा तो एक रह जाएगी, यहाँ करूंगा एक, यहाँ एक, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा। पैरेलल भी है, कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं हो रहा है। ये क्या है? यहाँ पे पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे जैसे दूर जा रही है तो दूर होती जा रही है, राइट? जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो नजदीक होती जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी हर पॉइंट पर एक जैसी नहीं है। यहाँ पर इनकी क्राउडनेस ज्यादा है, यहाँ इनकी भीड़ कम है, आगे जाएंगे तो भीड़ और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये क्या, हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा नहीं है। तो किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। और किसी प्लेट के दाएं और बाएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मेरे पास एक प्लेट है, देखिए ध्यान से,
ये एक प्लेट है और इस प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया जनाब, तो इसके दोनों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी सरफेस के साथ और ये आगे तक जाएगी और ये पैरेलल होगा, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके गाइस, तो मैं जो कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला था, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज बॉडी को रखा, एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया। इलेक्ट्रॉन, मुझे एक बात बताइए, क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? डेफिनेशन तो यही कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है भाई, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को या चार्ज बॉडी को आप इसमें रखेंगे तो फोर्स लगेगा। अब सवाल ये किधर लगेगा और कितना लगेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स कितना निकलेगा यहां से? F इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या आ जाएगा? फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लगेगा। ठीक, कितना लगेगा? जितना इसका चार्ज है इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर लगेगा? राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा? कंफ्यूज हो गई? चलिए देख लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो ये क्यों है? जाहिर सी बात है, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी भाई साहब, है ना, इधर कोई नेगेटिव होगी, इसलिए है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब बताइए मुझे किधर जाएगा ये? हाँ, किधर जाएगा? इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ तो जा नहीं सकता। तो हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, राइट। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता, प्रोटॉन होता या कोई अल्फा पार्टिकल होता, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस पे फोर्स किधर लगाता है? ये अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपनी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कितना लगाता है? F इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो क्यू ई है, बट यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है? E, तो E। यहां पर भी कितना लगेगा? F इज इक्वल टू E। ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है गाइस, तो ये कंसेप्ट यूज करके आप कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस टाइप का हमारा न्यूमेरिकल है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, A positively charged oil drop is prevented from falling under gravity by applying a vertical electric field of 100 volt per meter. Okay, if the mass of the drop, मास दे दिया भाई साहब, ड्रॉप का कितना है? ये मास दे दिया भाई, कितना? 1.6 10 to the power -3 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते टाइम पहले तो क्वेश्चन की इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग। अच्छा, वो गिरने से बचानी है। एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप है अपने पास, ऑयल ड्रॉप है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कह रहा है कि ये नीचे गिरना चाहती है, बट हम इसको गिरने देना नहीं चाहते। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नीचे अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रही होगी? यस, mg। मास कितना है इसका? 1 m की वैल्यू 1.6 10 to the power -3 और इंटू में 10 to the power -3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया किलोग्राम। तो ग्राम को सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोग्राम में। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला इसने? फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बाई अप्लाइंग वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऊपर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए अलग कलर से बना लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की ओर लग रहा है। ओके, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, ऊपर की ओर लग रहा है। इसकी वैल्यू भी दे दी, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना?
100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लग रहा है। इफ द मास ऑफ द ड्रॉप, मास दे दिया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय द ड्रॉप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय द ड्रॉप। ड्रॉप पे कैसा चार्ज है भाई, जस्ट 1 मिनट। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नंबर कहां से आया इसके ऊपर, ओके, मास दे दिया, अप्लाइंग ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इफ द मास ऑफ द ड्रॉप, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय द ड्रॉप, ठीक है। चलिए चार्ज पार्टिकल का नंबर बताना, जाहिर सी बात है। ये कह रहा है कि इसके ऊपर कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे और चार्ज दे, कितना चार्ज दे, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे कि ये नीचे गिरने से बच जाए, नीचे गिरने से बच जाए। पहली तो बात, अगर हमने इस पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, ये गिरेगी ही गिरेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, अपने अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे, सीधी सी बात है। ये कह सकता है कि इस ड्रॉप से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ड्रॉप के अंदर से तो इस पे कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लगेगा, ड्रॉप के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे किधर फोर्स लगाता है, अपनी डायरेक्शन में, F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसके बराबर होता है, QE के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऊपर फोर्स लगाया, अर्थ इसके ऊपर नीचे फोर्स लगा रही है। जब ये दोनों फोर्स mg और इलेक्ट्रिक फोर्स QE दोनों बराबर हो जाएंगे, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी स्टेबल हो जाएगी, ऑयल ड्रॉप स्टेबल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट mg। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, QE इज इक्वल टू mg। Q की वैल्यू क्या होती है, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक का, Q इज इक्वल टू, याद आया वहां, पॉजिटिव नेगेटिव NE, याद आया, यस। तो Q की वैल्यू क्या रख देंगे, NE इंटू E इज इक्वल टू mg। उसने नंबर पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जाए, राइट, कितने इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, देख लेना ध्यान से, ठीक। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, mg अपॉन स्मॉल e इंटू E। इसकी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका मास, मास कितना है, 1.6 10 टू द पावर -6 हो गया है कंप्लीट। तो 1.6 10 टू द पावर -6, जी की वैल्यू 9.8 अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 और E की वैल्यू है 100। और क्या करना है, आप सब जानते हैं, एक नंबर आएगा और ये नंबर कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ये आपने चैट बॉक्स में डालना है। चैट बॉक्स में आपका आंसर देखने के बाद मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी कि बच्चे कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपने चैट बॉक्स में इसको डालना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपने क्या कंसेप्ट लगाना है, दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते आ जाना चाहिए कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, अर्थ ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो नीचे काम करेगी, mg फोर्स नीचे लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा QE। जब दोनों बराबर होंगे उस कंडीशन में बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, स्टेबल हो जाएगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर। कब, जब दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी, और ये फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर भी जाना स्टार्ट कर देगी। हमें तो उसने बोला कि दोनों बैलेंस्ड है, मतलब स्टेबल है। स्टेबल का मतलब दोनों बराबर है फोर्स, और दोनों को बराबर रख के जो कुछ वो पूछ रहा है वो निकाल देना है, ओके। तो चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट
ओके, इन ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, ये रही। ठीक है, और चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁸। मास दे दिया, जो पेंडुलम का बॉब होता है ना उसका मास है ये। ओके, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, दो चीजें पूछ ली, टेंशन फोर्स पूछ लिया, ये फोर्स है, और एंगल पूछ लिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे बेचारा पहले आराम से लटका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसका मास दे दिया। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो जाहिर सी बात है अगर पेंडुलम पे चार्ज है तो भाई फोर्स तो लगेगा। कितना चार्ज है देखो, 2 × 10⁻⁸ और पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो पेंडुलम को जैसे हमने यहाँ पे लटकाया तो हम क्या देखते हैं, पहले पेंडुलम बेचारा कुछ ऐसे लटका हुआ था, पहले ऐसे था ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इसको यहां ले गया, यहां धकेल के, और धागा तना हुआ है, धागे में टेंशन है T, एक तो ये पूछ रहा है कितनी है, ठीक, और ये एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल बनाए, थीटा, ये एंगल पूछ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाते कि क्या क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रहा है पेंडुलम के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है इधर, कितना, F = QE। चलो जी, फोर्स लग रहा है, इसका मास की वजह से अर्थ इसको नीचे खींच रही है, किस फोर्स से, mg, ये mg और ये टेंशन T। ठीक है जी, अब इस टेंशन T को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो टेंशन T का एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना भैया, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T cos थीटा। 11th क्लास में आपने पढ़ा है वेक्टर रिजोल्व करना, किसी भी वेक्टर के हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं, थीटा वाले के साथ कोस होता है और अदर वाला क्या होता है, साइन। तो दूसरे वाला कंपोनेंट किधर बनेगा, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर ये वाला कंपोनेंट, इसे क्या कहेंगे, T sin थीटा। अब ये बैलेंस है, उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि बैलेंस है। अब देखिए कौन किसके बराबर है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। जाहिर सी बात, अगर ये रुकी हुई बॉडी है तो ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहे हैं, T sin थीटा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जितना ये है उतना ही ये है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा ना तो इधर खिसक जाएगा, और ये ज्यादा हो जाएगा तो धागा टूट के इधर भी जा सकता है, सीधी सी बात है। और ये ऊपर की ओर जो टेंशन का कंपोनेंट है T cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो इक्वेशन बना लेंगे, T sin थीटा = किसके बराबर है, QE, QE इक्वेशन फर्स्ट। और T cos थीटा किसके बराबर है, यस, mg, T cos थीटा = mg, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो जी पहले थीटा ही निकाल लेते हैं। थीटा निकालने के बाद किसी भी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही T से T कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बच गया, हाँ क्या बन गया जी, tan थीटा। तो tan थीटा = QE अपॉन mg। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8। E की वैल्यू कितनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा 2 × 10⁴, 2 × 10⁴ अपॉन m कितना है, मास, मिलीग्राम है, mg, तो इसके किलोग्राम बनाएंगे। 80 × 10⁻⁻6, क्योंकि मिली को ग्राम में बदलेंगे 10⁻3 और फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 10⁻³ एक बार और। तो टोटल कितना हो गया, 80 × 10⁻⁻6, और g की वैल्यू 9.8।
इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन 0.51। चलिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.51, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.51 और ये tan में किसकी वैल्यू होती है गाइस? 27 डिग्री। ऐसे वैल्यूज अक्सर क्वेश्चन में आ जाती है, tan इनवर्स इसकी वैल्यू 27 होती है, क्वेश्चन में वो देगा। ओके, तो थीटा तो आ गया हमारा 27। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी t sin थीटा इज इक्वल टू QE। इस वैल्यू में 27 डिग्री हम वैल्यू रखेंगे, तो t sin 27 डिग्री इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁻8 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। हाँ, प्लस का है भाई। चलिए, तो t इज इक्वल टू 2 2 4, तो 4 × 10⁻⁻4 अपॉन में साइन 27 डिग्री। तो साइन 27 अप्रोक्स 30 के बराबर है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग यस 1/2 मान लेंगे। अगर नहीं वैल्यू दी तो लगभग अप्रोक्स में ले लेंगे, तो 1/2। तो कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻4 अपॉन 1/2, ये ऊपर आ जाएगा। तो टेंशन कितना बन गया हमारा? 8 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया, टेंशन आ गई। तो टेंशन भी आ गई और एंगल भी आ गया। तो इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, जिनमें 11th का भी कंसेप्ट लगता है और 12th का भी कंसेप्ट लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, IIT मेंस और CBSE में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगले लेक्चर के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आगे हमारे 2-3 टॉपिक कवर होंगे। सो गाइज, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को अपने नेटवर्क में शेयर करना ना भूले। हर बच्चे का एक नेटवर्क होता है, ग्रुप्स होते हैं और दोस्त होते हैं जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो सके। और इस चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस ऐसे ही एक वीडियो करके आपका आएगा। हर रोज शाम को 6 बजे वीडियो हमारा अपलोड होगा, तो 6 बजे का आप टाइम सेट करके रखें कि एक वीडियो हर रोज मैंने देखनी है। डिवाइन फिजिक्स एकेडमी चैनल से एक वीडियो पर डे अगर आप देखते चले गए तो देखिएगा बहुत ही जल्द आपका टाइम से पहले सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। सो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए।